नमस्कार मेरे प्यारे कृषि अभ्यर्थियों। मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। तो प्रिय स्टूडेंट्स, अपन सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर अपने थर्ड सेमेस्टर है, इस थर्ड सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट के वो पेपर सॉल्यूशन है वो यहाँ करवा रहे हैं। और जो पिछले 4 से 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर है, इन 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर से ही अपने लगभग रिलेटेड है इस एग्जाम के अंदर है वो क्वेश्चन आएंगे। और सभी यूनिवर्सिटी वाले इस इन वीडियोज को देख सकते हैं, क्योंकि जो अपन 4 से 5 साल के जितने भी पीछे 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर करते हैं, तो उन क्वेश्चन पेपरों में है जो लगभग अपने सब्जेक्ट है वो लगभग उन सब का है वो रिवीजन हो जाता है। जो 2.5 से 3 घंटों की क्लास होती है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड 2 पार्ट होते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के, उनमें अपने संपूर्ण सब्जेक्ट का है एक बार से रिवीजन हो जाता है। तो सभी स्टूडेंट्स को इस क्लास को देखना है। और आज अपन पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं वो अपने एग्री इन्फॉर्मेटिक का है वो पेपर सॉल्यूशन करेंगे। इसका आज अपना पार्ट फर्स्ट है वो रहने वाला है। और बाकी वाले सब्जेक्टों का भी है पेपर सॉल्यूशन। अगर आपको देखना है तो आप जिस प्लेलिस्ट की आप वीडियो देख रहे हो उसी प्लेलिस्ट में आपको थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड जितनी भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट का पेपर सॉल्यूशन है आपको वीडियो है वो मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज की अपनी क्लास में पहला क्वेश्चन है, ये अपन 2019-20 के अंदर जो तीसरे क्वेश्चन की 5 डेफिनेशन है उनको आज अपन लेके आए हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है कि डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली क्या है। अपन को बताना है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, डीबीएमएस की डेफिनेशन बतानी है। तो कंप्यूटरीकृत डेटाबेस के निर्माण तथा रख रखाव के लिए हमें एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। जो भी अपना कंप्यूटरीकृत जो डेटाबेस का निर्माण होता है, जो भी अपन कंप्यूटर से डेटाज का निर्माण करते हैं, इनपुट जो भी देते हैं कंप्यूटर उन इनपुट पर है वो कार्य करता है और एक डेटाबेस का है वो निर्माण होता है। और जिस डेटाबेस के रखरखाव के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है उस सॉफ्टवेयर को ही अपन क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट कहते हैं। दूसरा है कि HTML क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपने, HTML क्या होता है, अपन को HTML के बारे में बताना है। HTML के पूरे नाम की बात करूं, फुल फॉर्म की बात करूं तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये एक इंटरनेट पर प्रयुक्त एप्लीकेशन स्तर का प्रोटोकॉल है जो वेब पेज के प्रसारण का निर्धारण करता है। HTML है वो एक इंटरनेट पर प्रयुक्त एप्लीकेशन स्तर का प्रोटोकॉल है और ये वेब पेज के प्रसारण का क्या करता है, निर्धारण करता है। इसका फुल फॉर्म की बात करूं तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML का यूज अपन वेब पेज बनाने के लिए करते हैं। HTML के यूज की मैं अगर बात करूं, इसके उपयोग की बात करूं तो उपयोग अपन कहाँ करते हैं, कोई भी वेब पेज है, वेब पेज के क्रिएट करने के लिए, वेब पेज को बनाने के लिए अपन HTML का उपयोग करते हैं। और HTML को है टिम बर्नर-ली ने 1991 के अंदर डेवलप किया था। अगर मैं इसकी डेवलपमेंट की बात करूं तो इसका विकास है वो टिम बर्नर ली ने 1991 के अंदर है इसका विकास किया था। कब किया था, 1991 के अंदर टिम बर्नर ली ने HTML का विकास किया था। अगला है अपना सुपर कंप्यूटर क्या है। अपन को सुपर कंप्यूटर के बारे में बताना है। सुपर कंप्यूटर एक कंप्यूटर है जिसकी कैपेसिटी और स्पीड अत्यधिक तीव्र होती है। सुपर कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर भी एक कंप्यूटर का प्रकार है और इसकी स्पीड और इसकी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो अत्यधिक तीव्र होती है। यह अब तक बनाए गए कंप्यूटर में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। अब तक जितने भी कंप्यूटर बनाए गए स्टूडेंट्स, उन सभी कंप्यूटर के अंदर जो सुपर कंप्यूटर है वो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। इसकी कार्य करने की स्पीड तीव्र और इसकी कैपेसिटी है वो अधिक होती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी और कार्य करने की गति तीव्र सर्वाधिक होती है। इसकी अगर मैं भंडारण कैपेसिटी की बात करूं, स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूं तो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो भी अधिक होती है और कार्य करने की क्षमता भी अधिक होती है। तेज गति से ये कार्य करते हैं। इनकी गति को मेगा फ्लॉप में मापते हैं। किसमें मापते हैं, सुपर कंप्यूटर की गति को अपन मेगा फ्लॉप में मापते हैं। किसमें मापते हैं, मेगा फ्लॉप। क्वेश्चन आ सकता है न्यू टाइम में कि सुपर कंप्यूटर की गति को अपन किसमें मापते हैं, तो मेगा फ्लॉप के अंदर है सुपर कंप्यूटर की गति को मापते हैं। इसका निर्णय समर्थन प्रणाली, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और कृषि में इसकी क्या भूमिका है, उनके बारे में अपन को बताना है। अगला क्वेश्चन है अपना कि निर्णय समर्थन प्रणाली और कृषि में इसकी क्या भूमिका है, इनके बारे में अपन को बताना है।
अगर मैं बात करूं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की, किसकी बात करूं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की बात करूं तो निर्णय समर्थन प्रणाली एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो जटिल समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने में सहायता करता है। जितनी भी अपनी कोई जटिल समस्याएं होती है किसानों की, उन जटिल समस्याओं को हल करने में और निर्णय लेने के अंदर, अपना डिसीजन लेने के अंदर है ये सम्मिलित होती है। कृषि क्षेत्र में डीएसएस किसानों को बेहतर निर्णय लेने में मदद के लिए डेटा का उपयोग करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बात करें तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, जो निर्णय समर्थन प्रणाली है, ये बेहतर निर्माण करने के लिए डेटा का उपयोग करता है। और अब अपन अगर बात करें कि कृषि में डीएसएस की क्या भूमिका है, तो कृषि में पहली है वो है फसल का चयन, दूसरा है खाद और कीटनाशकों का उपयोग। यहाँ है डेफिनेशन ही सिर्फ पूछी हुई है, 3 नंबर की क्वेश्चन में आया हुआ है, इसलिए मैं आपको कम बता रहा हूँ, आप पढ़ लेना। फसल चयन भूमिका क्या है, तो फसल चयन लिखना, खाद और कीटनाशकों का उपयोग लिखना। उसके अलावा और अपन देखें कृषि के क्षेत्र में उपयोग, तो सिंचाई का प्रबंधन, फसल बीमा, बाजार की जानकारी आदि जानकारी है वो अपन इसे डीएसएस का है वो कृषि के क्षेत्र में कार्य है। अगला अपना क्वेश्चन है रोम और इसके प्रयोग को बताना है। जो रीड ओनली मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी रोम और इसके उपयोग को बताना है। रोम की बात करूं तो रोम एक प्रकार की मेन मेमोरी है। ये एक नॉन वोलेंटाइल यानी कि अस्थायी मेमोरी है। जो रोम है ये एक नॉन वोलेंटाइल या अस्थायी मेमोरी है। इसमें डाटा स्थायी रूप से है वो स्टोर रहता है, इसमें डाटा रहते हैं वो स्थायी रूप से स्टोर रहता है। इसमें केवल डाटा को पढ़ा जा सकता है, इसमें डाटा को अपन पढ़ा जा सकता है, डाटा को पढ़ सकते हैं। इसमें लगे गए प्रोग्राम नष्ट नहीं किया जा सकता। रोम के अंदर जो भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनको अपन नष्ट नहीं कर सकते हैं। ये भी डाटा को रैंडम एक्सेस करती है, डाटा को है वो रैंडम एक्सेस करती है रीड ओनली मेमोरी। अब अपन बात करते हैं 2020-21 के पेपर की। किसकी बात करते हैं? जो अपना 2020-21 का पेपर हुआ था, 2020-21 उस पेपर के अंदर जो तीसरा क्वेश्चन था उनकी डेफिनेशन की अपन बात करें तो इसमें पहली डेफिनेशन थी फ्लो चार्ट के बारे में। किसके बारे में थी? फ्लो चार्ट के बारे में। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट वास्तव में एक एल्गोरिथम का आकृतीय पर आरेखीय प्रस्तुतिकरण नहीं होता है। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट एक एल्गोरिथम होती है, एल्गोरिथम का आकृतीय जो आरेखीय प्रस्तुतिकरण करते हैं अपन, एल्गोरिथम का आकृतीय आरेखीय प्रस्तुतिकरण ही फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट में अलग अलग प्रकार के निर्देशों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग प्रकार की आकृतियों का प्रयोग करते हैं। फ्लो चार्ट में क्या करते हैं अपन? अलग अलग प्रकार के निर्देशों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग प्रकार की आकृतियों का अपन प्रयोग करते हैं। इन आकृतियों में निर्देश लिखे होते हैं। जिन फ्लो चार्ट के अंदर अपन आकृतियों का प्रयोग करते हैं उन आकृतियों के अंदर निर्देश लिखे होते हैं। अगली अपनी डेफिनेशन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। क्या है कि डेफिनेशन? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स? तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिसोर्स को मैनेज करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये कंप्यूटर अथवा जो भी कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्स होते हैं उनको मैनेज करने का कार्य करता है। ये कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये कंप्यूटर हार्डवेयर और जो यूजर होता है उसके मध्य इंटरफेस का कार्य करता है, उनके मध्य योजी के रूप में कार्य करता है, कड़ी के रूप में कार्य करता है। अगला है अपनी डेफिनेशन एक्सएमएल के बारे में। किसके बारे में? एक्सएमएल। अगर मैं एक्सएमएल की बात करूं स्टूडेंट तो एक्सएमएल का फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सएमएल की फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। एक्सएमएल को डाटा ट्रांसपोर्ट एवं डिजाइन के लिए डेवलप किया गया है। एक्सएमएल की अगर मैं बात करूं इसको क्यों विकसित किया गया तो एक्सएमएल को डाटा ट्रांसफर वो डिजाइन के लिए किया गया। किसके लिए? डिजाइन के लिए वो व्यक्त किया गया है, इसको डेवलप किया गया डिजाइन और डाटा ट्रांसफर के लिए। एक्सएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? एक्सएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है। एक्सएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसको डाटा ट्रांसफर और डिजाइन के लिए वो डेवलप किया गया है। इसका फुल फॉर्म की बात करूं तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है। एक्सएमएल
W3C वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्टेलेशन को ने पैड 1998 में डेवलप किया था। अगर मैं बात करूं XML के विकास की, तो इसको है वर्ल्ड वाइड वेब के जो कॉन्स्टेलेशन वेब थे उन्होंने 1998 के अंदर 1998 के अंदर है वो डेवलप किया था। अब है अगली कैचे मेमोरी। कौन सी मेमोरी? कि कैचे मेमोरी क्या होती है? कैचे मेमोरी एक रजिस्टर्ड मेमोरी के बाद सबसे तेज गति की मेमोरी है। कैचे मेमोरी है जो रजिस्टर्ड मेमोरी के बाद की सबसे तेज गति की मेमोरी है। ये डाटा को सबसे तेज गति से एक्सेस करती है। जो कैचे मेमोरी होती है ये डाटा को सबसे तेज गति से एक्सेस करती है। रजिस्टर्ड मेमोरी के बाद की सबसे तेज गति की मेमोरी है। ये एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? जो कैचे मेमोरी है ये एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है, क्योंकि इसमें SRAM मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। जो कैचे मेमोरी होती है इसमें किसका प्रयोग करते हैं? SRAM का है अपन प्रयोग करते हैं। इसको प्रयोग के बार बार इसका प्रयोग है जो बार बार में लाए जाने वाले डेटा को अधिक तेज गति के साथ प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। अगर मैं बात करूं कैचे मेमोरी का अपन प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कैचे मेमोरी का प्रयोग उन डेटा को संग्रह करने के लिए किया जाता है जिन डेटा को अपन बार बार प्रयोग में लेते हैं। ये दो प्रकार की होती है। जो कैचे मेमोरी होती है ये दो प्रकार की होती है। L1 कैचे लेवल फर्स्ट और L2 कैचे यानी कि लेवल 2। अगला है अपना स्मार्टफोन क्या है। अब अपनी डेफिनेशन, पांचवी डेफिनेशन बतानी है स्मार्टफोन क्या है। तो स्टूडेंट्स, जिस आप अभी मेरे को देख रहे हो, जिस वीडियो को आप जिस भी यंत्र के अंदर देख रहे हो वो यंत्र आपका स्मार्टफोन है। जिसके पास लैपटॉप है वो अलग बात है, जो लैपटॉप के अलावा देख रहे हैं किसी भी यंत्र में वो यंत्र आपका स्मार्टफोन है। स्मार्ट एक मोबाइल डिवाइस है। स्मार्टफोन एक क्या है? मोबाइल डिवाइस है जो पारंपरिक मोबाइल फोन की कार्य क्षमता को उन्नत कंप्यूटरिंग क्षमताओं के साथ जोड़ते हैं। जो स्मार्टफोन है ये एक मोबाइल फोन है जो ट्रेडिशनल मोबाइल था, अपना जो पारंपरिक मोबाइल था उनकी जो सुविधाएं हैं, उनकी कार्य क्षमता है, उनको उन्नत कंप्यूटरीकृत क्षमताओं के साथ में जोड़ता है। इसमें आमतौर पर टच स्क्रीन इंटरफेस होता है। जो स्मार्टफोन होता है उसमें टच स्क्रीन इंटरफेस होता है जो उपयोगकर्ताओं को वेब ब्राउजिंग, ईमेल, सोशल मीडिया के साथ साथ मल्टीमीडिया प्लेबैक और स्ट्रीमिंग जैसी कई तरह की एप्लीकेशन और सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति देता है। जो स्मार्टफोन होता है ये टच स्क्रीन इंटरफेस होता है जो उपयोगकर्ता को, जैसे आप उपयोग करता हो, मैं उपयोग करता हूँ, तो अपन वेब ब्राउजिंग, ईमेल, सोशल मीडिया के साथ साथ मल्टीमीडिया प्लेबैक और स्ट्रीमिंग जैसी कई तरह की एप्लीकेशन और सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति देता है। स्मार्टफोन में बिल्ट इन कैमरा, GPS नेविगेशन और वॉइस कॉल, टेक्स्ट मैसेजिंग, इंटरनेट आधारित मैसेजिंग ऐप सहित विभिन्न प्रकार के संचार विधियों का समर्पण होता है। इसमें क्या बिल्ट इन कैमरा आता है, GPS नेविगेशन सिस्टम है, वॉइस कॉल कर सकते हैं अपन, टेक्स्ट मैसेजिंग कर सकते हैं, इंटरनेट आधारित टेक्स्ट मैसेजिंग कर सकते हैं और विभिन्न संचार विधियों को कर सकते हैं। जो आप स्मार्टफोन में कार्य करते हो वो अपन को एक डेफिनेशन के रूप में लिखना है। अगला अपना क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR क्या है? क्या OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, अपन को OCR के बारे में बताना है। हस्तलिखित, टाइप किए हुए या प्रिंट किए हुए पाठ की छवि का कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य टेक्स्ट रूप में परिवर्तित OCR कहलाता है। OCR क्या होता है? कोई भी हस्तलिखित नोट्स है, कोई भी प्रिंट किए हुए नोट्स है या फिर कोई भी है टाइप किए हुए नोट्स है, उनके जो छवि होती है उन छवि का है कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य टेक्स्ट के रूप में परिवर्तन करना ही OCR कहलाता है। OCR क्या है? कोई भी ये मान लो हस्तलिखित नोट्स है, इनकी जो छवि है, इनकी छवि को अपन कंप्यूटर द्वारा पढ़ने योग्य बनाते हैं, जो टेक्स्ट बनाते हैं उनको ही OCR कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR क्या है? ये तो हो गया। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? अब मैं अगर बात करूं लोकल एरिया नेटवर्क LAN की बात करते हैं अपन, तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? एक ऐसा कंप्यूटरीकृत नेटवर्क है जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में स्थित कंप्यूटर और उपकरणों को जोड़ता है। जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, LAN होता है, जिसको अपन लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, यह सीमित क्षेत्र के जो भौगोलिक क्षेत्र है, सीमित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर कंप्यूटर और अन्य यंत्रों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। आमतौर पर ये एक घर, कार्यालय, स्कूल या छोटी इमारतों में होता है। कहाँ होता है? ये आमतौर से LAN होता है जो आमतौर पर घर में, कार्यालय में, स्कूल या जो छोटी इमारतें होती है उनके अंदर नेटवर्क का कार्य करता है।
LAN LAN के माध्यम से, लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से अपन एक ही नेटवर्क से जुड़े अन्य उपकरणों के साथ फाइलें, प्रिंटर और इंटरनेट कनेक्शन जैसे संसाधनों को आसानी से साझा कर सकते हैं। LAN के माध्यम से अदर उस LAN नेटवर्क से जितने भी जुड़े हुए कंप्यूटर है उनका अपन उपयोग है फाइलों बनाने में या फिर प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्शन आदि के अंदर अपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना स्टूडेंट्स की निर्णय समर्थन प्रणाली एवं कृषि में इसकी क्या भूमिका है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो मैंने आपको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में अपन पिछले डेफिनेशन जो पेपर किया था उसके अंदर ये आ गया था। अगला अपना क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का आरेख चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों को समझाइए। तो इसमें अपन को क्या करना है, कंप्यूटर का चित्र बनाना है और उसके विभिन्न भागों को समझाना है। तो इस प्रकार से वो कंप्यूटर का चित्र बनाना है। यह देखो यहाँ पर सॉकेट या प्लग अपन मान सकते हैं। इससे ये CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये जो कनेक्ट किया गया है। CPU में ऊपर DVD लगा हुआ है, इधर भी ये UPS है वो लगा हुआ है। ये CPU हो गया, ये माउस हो गया। इस प्रकार से अपन को कॉपी के अंदर चित्र बना के आना है। नीचे माउस पैड हो गया, ये कीबोर्ड हो गया और कीबोर्ड पर ये विभिन्न प्रकार की कुंजियां हो गई। इधर ये स्पीकर हो गया, ये मॉनिटर हो गया, तो अपन LED है ये। तो इस प्रकार का अपन को एक कॉपी के अंदर चित्र बना के आना है अगर वैसा क्वेश्चन अपने आता है तो। कंप्यूटर का आरेख हो गया। अब अपन देखते हैं अंतर। अंतर की मैं अगर बात करूं तो अंतर अपन को किसमें पूछा है, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर में अंतर बताना है और इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बीच में अंतर बताना है। डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब बात करते हैं अपन डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर के बीच में अंतर की। ये एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, इसको आप लाइनों के अंदर अपने भाषा में है वो आप ऐसे टेबुलेशन फॉर्म में या टेबल फॉर्म में आप है लिखना। तो एनालॉग कंप्यूटर अंकों पर कार्य न करते भौतिक रूप से उपलब्ध डेटा पर सीधे कार्य करते हैं। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं ये अंकों पर कार्य नहीं करते हैं, ये भौतिक रूप से जो सीधे डेटा होते हैं उन डेटा पर कार्य करते हैं। भौतिक डाटा जैसे ताप, दाब, लंबाई, विद्युत अथवा अन्य द्रव्यों के प्रभाव आदि भौतिक राशियों के रूप में होते हैं। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं ये भौतिक इकाइयां होती है जैसे ताप, दाब, लंबाई, विद्युत अथवा जो अन्य द्रव्यों के पदार्थ की भौतिक राशियां होती हैं उनके बारे में बताते हैं। इनका उपयोग वहां किया जाता है जहां इन भौतिक राशियों के निरंतर मापन की आवश्यकता पड़ती है। जहां पर अपन को भौतिक राशियों के निरंतर माप की आवश्यकता पड़ती है वहां पर अपन एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। जैसे इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रीज, विज्ञान के क्षेत्रों में एनालॉग सिग्नल सतत होते हैं। एनालॉग सिग्नल होते हैं वो कैसे होते हैं, एनालॉग सिग्नल होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, सतत होते हैं और ये एक स्पेशल पर्पज मशीन है। जैसे स्पीडोमीटर हो गया, इनके एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, वोल्टेज मीटर, विद्युत मीटर आदि। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, ये किसी डिजिट पर कार्य नहीं करते हैं, अंकों पर कार्य नहीं करते हैं, ये सिर्फ भौतिक राशियों पर है वो कार्य करते हैं। जैसे डाट अपन ताप ज्ञात करना हो गया, दाब, लंबाई, विद्युत धारा, इन पर है वो कार्य करते हैं। और ये इनके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, वोल्टेज मीटर इत्यादि होते हैं। दूसरा है अपना डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर है वो अंकों पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, डिजिटल कंप्यूटर अंकों पर कार्य करता है। ये उन्हीं डाटा पर कार्य करते हैं जो बाइनरी डिजिट में होते हैं। जो बाइनरी डिजिट के अंदर अंक होते हैं और जो बाइनरी डिजिट के अंदर कार्य होते हैं उन्हीं कार्यों पर है ये डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर के सभी इंस्ट्रक्शन एवं डाटा एक साथ इनपुट किए जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में सभी अपने जो भी निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है एवं डाटा है, इनको अपन एक साथ इनपुट किए जाते हैं। वो कंप्यूटर निर्देशानुसार गणना करके अपन को परिणाम आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। डिजिटल कंप्यूटर में क्या करते हैं, अपन निर्देश देते हैं, अपन कोई भी अपने इंस्ट्रक्शन है वो देते हैं, इनपुट करते हैं, फिर कंप्यूटर है उनको प्रोसेसिंग करके अपन को वापस है अपनी सूचना है वो प्रदान करता है आउटपुट के रूप में। विभिन्न प्रकार के आउटपुट डिवाइसों के माध्यम से अपन को सूचना प्रदान करता है। गणना करने के साथ साथ ये तार्किक क्रिया भी करता है। डिजिटल सिग्नल होता है वो असतत होता है, डिसकंटिन्यूस होते हैं। तो जो एनालॉग सिग्नल होते हैं ये कंटिन्यूस होते हैं, डिजिटल सिग्नल होते हैं ये असतत होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, बेस्ड ऑन पर्पज है उद्देश्य के आधार पर, और बेस्ड ऑन साइज एंड परफॉर्मेंस आकार एवं प्रदर्शन के आधार पर, ये दो प्रकार के होते हैं। अगला अपना अंतर था वो था इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर।
कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर की मैं अगर बात करूं स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार के प्रिंटर्स एक बार में केवल एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो केवल एक बार में एक कैरेक्टर को ही प्रिंट करते हैं, लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ये एक प्रकार के प्रिंटर में हैमर नहीं होते हैं। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होती है इस प्रकार के प्रिंटर में हैमर नहीं लगे होते हैं, और ये हीट भी क्या करते हैं, हीट भी कम उत्सर्जित करते हैं, ज्यादा हीट भी नहीं देते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। उसके बाद में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करूं तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं, इंक जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं, इंक जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। अगर मैं इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करूं तो इसकी गति होती है 30 से 600 कैरेक्टर पर सेकेंड होती है। इसकी गति कितनी होती है, 30 से 600 कैरेक्टर पर सेकेंड होती है। लेकिन अगर मैं नॉन इम्पैक्ट कंप्यूटर की बात करूं तो इसकी गुणवत्ता होती है 300 से 600 DIP होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये हाई क्वालिटी का प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर है ये हाई क्वालिटी का प्रिंटर है, और नॉन इम्पैक्ट है इसमें एक विशेष प्रकार की पेपर शीट का प्रयोग किया जाता है। नॉन इम्पैक्ट कंप्यूटर के अंदर एक विशेष प्रकार की पेपर शीट का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं अंतर की, तो अगला अंतर अपने 2020-21 का है। 20-21 के पेपर में जो चौथा क्वेश्चन था अंतर वाला 20-21 है, तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेट और www के बीच में क्या अंतर है। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में क्या अंतर है। इंटरनेट का आरंभ 1969 के अंदर हुआ था, अमेरिका की सेना ने किया था। अगर मैं इंटरनेट की बात करूं तो इंटरनेट का सर्वप्रथम प्रयोग है 1969 के अंदर अमेरिका की सेना ने यह सर्वप्रथम किया था। और WW का आविष्कार है टिम बर्नर्ड ली ने 1989 में किया था। WW की बात अगर मैं WWW वर्ल्ड वाइड वेब की बात करूं तो इसका प्रयोग है सर्वप्रथम टिम बर्नर ली ने 1989 के अंदर है वो किया था, 1989 के अंदर किया था। और इंटरनेट का प्रयोग है सर्वप्रथम अमेरिकी सेना ने 1969 के अंदर है वो किया था। जब इंटरनेट का प्रयोग किया था इस दौरान ARPA नेट का एस नामक नेटवर्क विकसित किया गया। कौन सा नेटवर्क विकसित किया गया, सर्वप्रथम ARPA नेटवर्क विकसित किया गया। लेकिन जो WWW है इसका विकास 1989 से 1991 के मध्य हुआ था। शुरुआत में इसे जो इंटरनेट है इसको शुरुआत में मिलिट्री यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग में किया गया था। WWW एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जहां पर हाइपरटेक्स्ट फाइलें और वेब पेज आपस में एक्सटेंड होते हैं। अगर मैं इंटरनेट की बात करूं तो इंटरनेट की शुरुआत है वो भारत के अंदर है 1995 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 15 अगस्त 1995 के अंदर है वो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। भारत के अंदर इंटरनेट की बात करें तो 15 अगस्त 1995 के अंदर हुई थी। और भारत में है सर्वप्रथम VSNL इंटरनेट सेवा प्रदाता था। भारत में सर्वप्रथम कौन सा इंटरनेट सेवा था, तो VSNL इंटरनेट सेवा है वो प्रदाता था, जिसके द्वारा इंटरनेट की सेवा है प्रदान की गई थी। अगर मैं WWE की बात करूं, वर्ल्ड वाइड वेब की बात करूं, तो इसको अपन वर्चुअल पैलेस के बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वर्चुअल पैलेस। WWW को वर्चुअल पैलेस बोल सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब है ये 3 प्रोटोकॉल का है वो उपयोग करता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में अपन को डिफरेंट बताना है। प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर है उसके बारे में अपन को बताना है।
अगर मैं बात करूं प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी को अपन मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, कोर मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज के नाम से जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी को अपन मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, कोर मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज के नाम से जानते हैं। जबकि सेकेंडरी मेमोरी को अपन एक्सटर्नल मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, बैकअप मेमोरी या बैकिंग स्टोरेज डिवाइस के नाम से अपन जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी उन निर्देशों और डाटाज को वो स्टोरेज करती है। प्राइमरी मेमोरी क्या करती है, निर्देशों और डाटाज को स्टोरेज करती है। और सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट नहीं होती है। जब कंप्यूटर में पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है तो ये अपना डाटा खो देती है। जब कंप्यूटर के अंदर पावर सप्लाई है जो ऑफ हो जाता है तो प्राइमरी मेमोरी है अपना स्टोरेज है वो खो देती है। और सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग है अपन डाटा स्टोर करने के लिए करते हैं। प्राइमरी मेमोरी सीधे सीपीयू से है वो जुड़ी हुई रहती है और सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी से क्या होती है, अधिक होती है। प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, सेकेंडरी मेमोरी की अधिक होती है। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ी हुई रहती है, सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू से जुड़ी हुई नहीं रहती है। प्राइमरी मेमोरी जब अगर कंप्यूटर चल रहा है उसके बीच में उसकी है जो बैकअप जो लाइट वगैरह है उसका डिस्कनेक्ट हो जाता है, कंप्यूटर ऑफ हो जाता है चलता हुआ तो वो अपने डाटा खो देता है। लेकिन रॉम होता है जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो डाटा नहीं खोलती है। प्राइमरी मेमोरी को 3 भागों में बांटा गया है, सीपीयू मेमोरी, आरएम मेमोरी और आरओएम मेमोरी। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। अगला अपना क्वेश्चन है 2019-20 के पेपर के अंदर आया हुआ कि कृषि में विशेषज्ञ प्रणालियों की भूमिका बताइए। कृषि के में विशेषज्ञ प्रणालियों की भूमिका बताइए। रोल ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर अपन को एक्सपर्ट सिस्टम की भूमिका को बताना है। एक्सपर्ट सिस्टम की मैं बात करूं कि एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है तो एक्सपर्ट सिस्टम होता है, अगर मैं एक्सपर्ट सिस्टम की बात करूं तो एक विशेषज्ञ प्रणाली कंप्यूटर प्रोग्राम है। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, एक विशेषज्ञ प्रणाली कंप्यूटर सिस्टम है जो कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों का उपयोग किसी मानव या संगठन के निर्माण और व्यवहार के अनुकरण करने के लिए करता है। जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के विशेष ज्ञान और अनुभव होता है। उसके बाद में मैं बात करूं एक्सपर्ट सिस्टम होता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख शोधों में बात करूं अगर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख शोधों की बात करूं तो इसमें एक सबसे पहला परिचय है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर विज्ञान विभाग ने कराया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात करूं तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर विज्ञान विभाग ने है वो कराया था। कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये 3 प्रकार की होती है। सूचना प्रणाली यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, निर्णय सूचना प्रणाली, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, सूचना प्रणाली सपोर्ट सिस्टम और तीसरा है वो है क्रॉप डॉक्टर। अगला अपना है कि रोल ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम इन एग्रीकल्चर यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कृषि के अंदर क्या उपयोग है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे पहले वाणिज्यिक उत्पाद के रूप में विकसित हुई और उन बड़ी संस्थान में उपलब्ध है। कृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञ प्रणाली की शक्ति और उपयोगिता को 2 दशकों में अच्छी तरह से वो महसूस किया गया। विकसित देशों में व्यापार और कृषि के क्षेत्र में कई फसल प्रणालियों का वो विकास किया गया है। अगला क्वेश्चन है अपना कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है। अपन को बताना है कि जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो क्या है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है। तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स अपन है वो अगले सेशन के अंदर करेंगे। आज के सेशन को अपन यही समाप्त करना पड़ता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। तो जल्दी है नेक्स्ट अगले दिन है कल है वो जल्दी अपन सेकंड पार्ट को भी लेकर आते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जिस प्लेलिस्ट के अंदर आप वीडियो देख रहे हो इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको अपने सेमेस्टर की सब
सभी सब्जेक्टों के वो पेपर सॉल्यूशन है उपलब्ध कराई हुई है, तो उन सभी को आप देख सकते हैं और अपने दोस्तों के पास में भी है, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।